गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 9 मई और 9 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके साथ कवर होते चलते हैं वो भी आप साथ ही साथ पढ़ते चलें। एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए, अगर क्वेश्चन के फैक्ट से क्वेश्चन बनता है तो आप सारे के सारे फैक्ट्स भी यहाँ पे कवर करके जाएंगे। साथ ही साथ एंड में क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्टैटिक जीके भी आपका कवर करेगा, ताकि एग्जाम में अगर स्टैटिक जीके में अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्योंकि एक टॉपिक दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी का, तो वहाँ से वो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आपका कवर होता चलेगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी तक अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर स्पेन है और तीसरे नंबर पर इटली और चौथे नंबर पर यूके। आपको बता दिया है एग्जाम से पहले आपको स्टार्टिंग के 4 या 5 क्रम याद रखने हैं और भारत का स्थान याद रखना है कोरोना ग्राफ का, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने, क्योंकि ग्रुप डी में काफ़ी अजीब से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये क्वेश्चन भी कर सकेंगे। भारत की बात करें तो भारत में अभी तक 2000 के समथिंग लोगों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में जो केसेस की संख्या है वो लगभग 40,000 है एक्टिव केसेस। लगभग 17,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी भी आपको सावधानी बरतनी है। बाहर जाना है तो मास्क लगा कर जाना है, डिटॉल या फिर सैनिटाइज़र या फिर साबुन इसका प्रयोग करना है बाहर से आते ही, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस गैस के रिसाव होने से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को बहुत से लोगों की जान या फिर मौत हो गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो विशाखापट्टनम में जो गैस निकली थी सबसे पहले उसको याद करें आप, उस गैस का नाम था स्टायरीन। ये तो हुई गैस की बात, स्टायरीन गैस थी। स्टायरीन होती क्या है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन होती है, इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ इस गैस का दूसरा नाम क्या होता है, तो इस गैस को पीवीसी गैस भी बोला जाता है, पीवीसी गैस। ये सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन जरूर करें। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा तो इन टॉपिक से जरूर बनेगा, जो फैक्ट्स हैं अंदर के उनसे बन सकता है क्वेश्चन। पीवीसी गैस बोला जाता है। और स्टायरीन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो स्टायरीन का उपयोग किया जाता है जो पॉलीमर फैक्ट्री होती है वहाँ पर पीवीसी, टेफलॉन, पॉलीस्टायरीन इस चीज़ों को बनाने के लिए। आपने देखा होगा प्लास्टिक के ये सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उसको बनाने के लिए स्टायरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस गैस को क्या बोलते हैं, पीवीसी गैस भी बोला जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है स्टायरीन का, फॉर्मूला भी आप याद रखें। फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में मेंशन किया गया है वैसे तो, लेकिन अगर आप पीडीएफ नहीं देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूला का भी, क्योंकि स्टायरीन चर्चा में बनी हुई है काफ़ी। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि स्टायरीन की खोज कब हुई थी, तो स्टायरीन को खोजा था 1879 में, 39 में, 1839 में। कहाँ पर खोजा था, तो यूरोप में खोजा गया था स्टायरीन गैस को। किसने खोजा था, तो एडवर्ड साइमन ने खोजा था स्टायरीन को, तब इसका नाम क्या रखा था, स्टाइरोल रखा था तब इसका नाम। ये हुई बात स्टायरीन की। साथ ही साथ अब ये गैस कहाँ से लीक हुई है वो भी आप याद रखें। तो विशाखापट्टनम में एक प्लांट है एलजी पॉलीमर, एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका नाम आप याद रखें, ये प्लांट का नाम है। कई बार क्या होता है एग्जाम में कंपनी का नाम या फिर प्लांट का नाम जरूर पूछता है, तो एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये इस प्लांट का नाम। यहीं से ये गैस का रिसाव हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इस चीज़ को भी आप याद रखें। कई बार क्या होता है कि राज्यों के बारे में पूछ लेगा, तो आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश राज्य है और उसका एक शहर है विशाखापट्टनम। तो ये हुई बात स्टायरीन की। साथ ही साथ अब इस गैस का जो प्रभाव है वो क्या करता है, तो इस गैस के कारण इसकी जो सुगंध होती है वो काफ़ी मीठी होती है। जो गैस है वो गंधहीन होती है,
गंधहीन गैस होती है और कलरलेस गैस होती है। साथ ही साथ मीठा स्वाद आता है इस गैस में। और बात करें तो ये गैस मानव के बॉडी पे क्या असर करती है, तो ये नर्वस सिस्टम होता है उसको डिसेबल करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ उसके बाद उल्टी आना और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, और इसके कारण व्यक्ति या तो बेहोश हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है व्यक्ति को, और साथ ही साथ मौत भी हो जाती है। तो आपको पता होगा वीडियोज़ आई थी जो विशाखापट्टनम से, उसमें लोग अपने घरों से भाग रहे थे बाहर की तरफ या फिर प्लांट से दूर भाग रहे थे, तो वो रास्ते में चलते चलते ही गिर पड़ रहे थे। तो यही कारण होता है आइसोसाइन जो स्टायरीन है इस गैस का। तो स्टायरीन गैस में आदमी को नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उससे क्या होता है बेहोशी की हालत हो जाती है व्यक्ति की। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें जो इम्पोर्टेंट है, एक है भोपाल गैस त्रासदी। इस चीज़ को आप याद रखें, भोपाल गैस त्रासदी, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब गैस की बात हो रही है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी को। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसो साइनेट, मिथाइल आइसो साइनेट, ये गैस निकली थी भोपाल गैस त्रासदी में। और इस गैस से लगभग ऑफिशियल आंकड़ा था 3500 लोगों की मौत, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनेट से। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 3 दिसंबर को 1984। ये डेट भी आप याद रखें। कहाँ हुआ था? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। कई बार हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ एक बार ये पूछता है कि इसकी कंपनी कौन सी है। जो भोपाल गैस त्रासदी में जिस कंपनी से गैस निकली थी उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। इस चीज़ को आप याद रखें, ये कंपनी का नाम है। और कंपनी कौन सी है? अमेरिकन कंपनी है यूनियन कार्बाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। और अभी विशाखापट्टनम में कौन सी निकली है? स्टायरीन। आप पॉलीमर से याद रख सकते हैं कि पॉलीस्टायरीन जो होता है वो पॉलीमर से बनाया जाता है। तो इसलिए स्टायरीन गैस निकली थी विशाखापट्टनम में, और भोपाल में निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सी मैप ऐप लॉन्च किया है? इसका जो फुल फॉर्म है वो ऐसे है, सीएम ऐप, सीएम ऐप। तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और ये क्यों लॉन्च किया है? तो सबसे पहले बात करें इसकी फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म है इसकी कॉम्प्रहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। जो खेती से संबंधित जो भी परेशानियां हो रही हैं, खेती और संबंधित जो खेत में जो फसलें उगाई जा रही हैं उसके जो धन की संबंधी समस्याएं हैं, तो उसके लिए सीएम ऐप लॉन्च किया है वहाँ के मुख्यमंत्री ने। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा योजनाएं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम ये निकालती हैं। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं। यहाँ पर हम 2-3 फैक्ट डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। हाल ही में करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन किस राज्य से किया जाता है? तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश से। और पहली फल ट्रेन कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। और क्यों की गई ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट? क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है, और फलों के निर्यात के लिए जो अन्य देशों में निर्यात करेंगे उसके लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हुई? आंध्र प्रदेश की। साथ ही साथ राजधानी की बात करें तो राजधानी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हैदराबाद और अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनेगी वो बनेगी अमरावती, जो कि प्रस्तावित राजधानी है। और तेलंगाना की राजधानी बनेगी हैदराबाद। तो इस चीज़ को आप याद रखें। पहले क्या था, नागार्जुन सागर जो बांध था वो कहाँ आता था? आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। अब नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तेलंगाना में। एग्जाम में गलती ना करें, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा गया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इनका नाम भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल का नाम है।
एक चीज़ और आप याद रखें कि आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल हैं इसकी। तो इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है? तो निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निगाह कार्यक्रम। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि निगाह कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है या फिर किस राज्य के द्वारा चलाया गया है। तो निगाह कार्यक्रम चलाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब ये निगाह कार्यक्रम क्या है? तो बाहर राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, जैसा आपने देखा होगा अभी ट्रेनें चलाई गई हैं जो मजदूरों के लिए, तो वो जो लोग हैं वो अन्य राज्यों में जा रहे हैं, तो उनके परिजनों को ये चीज़ सिखाई जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। क्योंकि जो मजदूर जा रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो अगर वो उसमें संदिग्ध है या फिर संक्रमण होने का खतरा है, तो परिवार वालों को किस तरह से उससे दूरी बनानी है ये समझाया जाएगा निगाह ऐप के द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं या फिर आशा वर्कर होते हैं उनको इन कार्यक्रम के लिए भेजा है। मतलब वो घर घर जाएंगी और समझाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है। साथ ही साथ जो बाहर से आए हैं लोग, उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में निर्देश दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं और बचाव दिए गए हैं। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना उनके लिए अनिवार्य है। तो ये योजना है हिमाचल प्रदेश की, तो इस चीज़ को आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से हमने राजधानियों से 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने, क्योंकि इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक है धर्मशाला, एक है शिमला। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बारे में आप याद रखें। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो बंदारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में दे सकता है, BHGY योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना इसको लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। हर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, ये आप याद करके रखें। एग्जाम में बार बार इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से ही आप इसको करंट अफेयर में ही कवर करते चलें। तो झारखंड की राजधानी है। सबसे पहले बात करें बिरसा हरित ग्राम योजना, ये है क्या? तो 500 एकड़ ज़मीन दी है सरकार ने, लेकिन वो ज़मीन सरकार के ही नाम रहेगी। उस पर जो वहाँ पे मज़दूर हैं या फिर जिनकी अभी रोजी रोटी नहीं चल रही है, तो उनको सरकार 100 फल देने वाले पौधे गिफ्ट करेगी या फिर अपनी तरफ से देगी। वो वहाँ पर वो पौधे उगा सकते हैं। बाद में उन पौधों को जो फल आएंगे उनको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पौधों का हक नागरिकों के ऊपर होगा, ज़मीन का हक सरकार के ऊपर होगा। और 100 पौधे मज़दूरों को और रिहायशी लोगों को दिए जाएंगे। ये है बिरसा हरित ग्राम योजना। इससे क्या होगा? हरियाली भी बढ़ेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रभाव है वो भी कम होगा, और साथ ही साथ जो लोगों की रोज़गार है वो भी सही हो जाएगा। अब ये बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन से आप याद रखें क्योंकि हाल ही में ये मुख्यमंत्री बने हैं। ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। और इनकी पार्टी का नाम आप याद रखें, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JMM भी बोलते हैं, JMM। और राज्यपाल कौन मिलेंगी आपको वहाँ पे? तो राज्यपाल मिलेंगी द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम भी आप याद रखें। ये ऐसी पहली राज्यपाल हैं जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। इनका नाम भी आप याद रखें। तो बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में शुरू की गई है। हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 पुरस्कार बोल सकते हैं या फिर पदक बोल सकते हैं, वहाँ पर या तो पदक आएगा या फिर पुरस्कार आएगा। इस चीज़ में आप याद रखें। आपको ऑप्शन से समझना होगा कि वहाँ पे आएगा क्या। तो वर्ल्ड वॉर 2 पदक दिया है किम जोंग उन को। किम जोंग उन को दिया गया है वर्ल्ड वॉर 2 मेडल बोल सकते हैं या फिर पुरस्कार बोल सकते हैं।
तो ये किम जोंग उन को सम्मानित किया गया है। और किसने सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है व्लादिमीर पुतिन ने। इनका नाम भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों किया गया है? तो इस साल से लेके 75 साल अगर पीछे जाएंगे तो रशिया और जर्मनी की लड़ाई हुई थी। तो जर्मनी को रशिया ने जो हरा दिया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ के ऊपर ये पुरस्कार किम जोंग उनको दिया जा रहा है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो रशिया के जो सैनिक थे, उनकी मौत के बाद वहाँ पर एक स्थल बनाया गया था उनके मेमोरेंडम के लिए। तो इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन, जो कि उत्तरी कोरिया का तानाशाह है, उसको इस पदक से सम्मानित किया है। तो इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्लादिमीर पुतिन ने सम्मानित किया है किम जोंग उन को। और व्लादिमीर पुतिन कौन है? रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। साथ ही साथ अब ये देखें, ये हैं किम जोंग उन, इनको आप भली भांति जानते होंगे। और ये हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। या फिर हिंदी में क्वेश्चन अगर आता है आपके तो उसमें ऑप्शन आएगा 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आरबीआई, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं तरुण बजाज। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन सी सही होगा इसका, तरुण बजाज सेंट्रल बोर्ड के निदेशक बनाए गए हैं। आपको क्या करना होगा, एक पेज लेना होगा, उसके ऊपर लिखना होगा आरबीआई। तो उसकी जो डिटेल है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें नीचे स्टार बना के लिख दें, सेंट्रल बोर्ड के निदेशक नियुक्त किए गए हैं तरुण बजाज। ये हैं तरुण बजाज, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में। अब बात कर लें आरबीआई की। तो आरबीआई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। आपने देखा होगा, अगर पॉलिटी पढ़ी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। उसी के तहत क्या हुआ था, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई में। पहले गवर्नर कौन है आज़ादी से पूर्व? तो आज़ादी से पूर्व गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और आज़ादी के बाद गवर्नर कौन बने? तो सीडी देशमुख गवर्नर बने आज़ादी के बाद। और वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ये एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, इसका नाम आप याद रखें, क्योंकि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है, ये क्यों चलाया गया है? तो आपने देखा होगा, भारत से समुद्री सीमा साझा करता है मालदीव। और मालदीव में अभी कुछ भारतीय जो नागरिक हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो उन नागरिकों को बचाने के लिए या उनको सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इसके लिए उन्होंने आईएनएस जलाश्व, इसका नाम आप याद रखें, आईएनएस जलाश्व, इसको माले पोर्ट के अंदर दाखिल किया है। अब ये कहाँ जाएगा? वहाँ से जो भारतीय नागरिक है उसको लेकर भारत में वापस आएगा। और लगभग कितने भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ पर? अभी लगभग 700 भारतीय फंसे हुए हैं मालदीव में। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी हम साथ के साथ कवर कर लेते हैं। तो भारतीय थल सेना के हाल ही में चीफ कौन बनाए गए थे? एमएम नरवणे, जिनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। इनका नाम आप याद रखें। भारतीय नौसेना के जो चीफ कौन है? उनका नाम है करमवीर सिंह। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारतीय वायुसेना के भी हाल ही में बनाए गए थे कुछ टाइम पहले, आरकेएस भदौरिया। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में याद रखें आप,
तीनों की स्थापना याद रखें, तीनों का आदर्श वाक्य याद रखें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग, या फिर यहां पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, मुख्यमंत्री युवा, यहां पर युवा कर लें आप, यहां पर क्या होगा युवा, क्योंकि इस जो योजना है इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना, ये लॉन्च की है। तो हाल ही में त्रिपुरा की सरकार ने ये लॉन्च की है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब ये योजना क्या है, तो आपने देखा होगा जो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको अंतिम वर्ष में, मतलब उनका जब फाइनल ईयर होगा या चल रहा होगा जिन भी विद्यार्थियों का, तो उनको त्रिपुरा की जो सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार है, वो 5,000 रुपये देगी सरकार की तरफ से। और ये 5,000 रुपये क्यों देगी, तो वो उससे एक अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं, 4G फ़ोन, जिसमें अच्छा नेट चल सकता है, ताकि बच्चों को इंटरनेट की भी सुविधा मिल सके, और साथ ही साथ बच्चों को डिजिटलाइजेशन, आपने देखा होगा आज तक सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पे। तो डिजिटलाइजेशन भी उनको समझ आए, इसके लिए जो वहाँ की सरकार है वो 5,000 रुपये देगी वहाँ के विद्यार्थियों को जो स्नातक में या फिर ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में है। तो ये एक अच्छी पहल है लोगों को मोटिवेशन करने की या फिर लोगों को जागरूक करने की। तो ये स्टार्ट किया है त्रिपुरा की सरकार ने। तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, और साथ ही साथ राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आप साथ ही साथ कवर करते चलें। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे PDF के अंदर, डिटेल में है, जिस तरह से बोला जा रहा है उसी तरह से PDF में भी मेंशन है। तो अभी अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पर आप जो PDF होती है, अगर आप उसको लिखना नहीं चाहते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है बाद में, ताकि आप PDF से पढ़कर एग्ज़ाम में जाकर करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो राज्य सरकार नहीं होगा यहाँ पे, राज्य क्या शहर होगा, राज्य के शहर ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ के बारे में आप एक चीज़ याद रखें कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और एक अलग से UT भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। तो इतना कार्यभार संभाला जाता है चंडीगढ़ में, तो इस चीज़ को आप याद रखें। CHD कोविड ऐप क्या है, तो ये चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्टार्ट किया गया था CHD कोविड ऐप। बात करें ये जो कोविड ऐप है ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सिंगापुर में, उसी की तर्ज पर बनाया गया था ये चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, इसमें निगरानी रखी जाएगी, जो भी कोरोना का सिम्टम वाला व्यक्ति है या फिर कोरोना पॉजिटिव है और उसके परिवार को अगर क्वारंटाइन किया गया है तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि जहाँ पर व्यक्ति का परिवार क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पर क्या होगा कि जो मेडिकल स्टाफ की टीम जाएगी वो PPE किट बांध कर जाएगी प्रॉपर एक अच्छे से, और वो उनको ज़रूरत की सामग्री देकर आएगी, जैसे खाना हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें PPE किट पहन कर जाएगी, और संबंधित ऐप से ही जो बातचीत होगी या फिर कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो इसी ऐप के थ्रू आप गवर्नमेंट से बोल सकते हैं। तो ये ऐप है CHD कोविड ऐप। कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ राजधानी भी है और चंडीगढ़ एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके एक उपराज्यपाल भी होंगे, तो वो कौन है, BP सिंह बदनौर। BP सिंह बदनौर, इनका नाम आप याद रखें, जिनको हम पंजाब के राज्यपाल के उसमें कंसीडर करते हैं। तो वो चंडीगढ़ के एक पर्टिकुलर उपराज्यपाल भी बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनते हैं, जिनका नाम है BP सिंह बदनौर। इनका नाम भी आप याद रखें। साथ ही साथ अब एंड में हम क्या करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा करंट के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर होता चले। तो इसलिए हम IMF के बारे में आज डिस्कस करेंगे। IMF भी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखें। स्थापना कब हुई थी, 1945 को IMF की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है।
मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? तो यूएसए में है वॉशिंगटन डीसी। कई बार आपको बताया है वॉशिंगटन डीसी में आपको 3 मुख्यालय मिलेंगे। एक मिलेगा वर्ल्ड बैंक का, एक मिलेगा आईएमएफ का, और एक मिलेगा नासा का। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है इसकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इनका नाम आप याद रखें। एग्जाम में एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, क्रिस्टीना लेगार्ड। तो ऑप्शन ढंग से पढ़ें, क्रिस्टीना देखकर टिक ना कर दें, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन जरूर होगा क्रिस्टीना लेगार्ड के नाम से। क्रिस्टीना लेगार्ड पहले इसकी हेड थी, लेकिन वर्तमान में किसकी हेड है? यूरोपीय संघ की हेड है। तो ऑप्शन को ढंग से पढ़ें, क्रिस्टीना जॉर्जिवा है आईएमएफ की हेड। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ। काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश इसके हैं 189। जितने वर्ल्ड बैंक में होते हैं आईबीआरडी में, उतने ही आईएमएफ में होते हैं। अगर उसमें एक सदस्य कम होगा तो आईएमएफ में भी एक सदस्य कम हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ आईएमएफ करता क्या है? तो आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है। किसी भी कंट्री में अगर आपदा आ गई है तो आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है। एक निश्चित समय के बाद उसको लोन को चुकाना भी पड़ता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो इसलिए आईएमएफ इम्पोर्टेंट है। हमने 3 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। एक है नासा, एक है वर्ल्ड बैंक, और आज हमने डिस्कस किया है आईएमएफ। इसके साथ साथ हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे एडीबी हो गया, शार्क हो गया, तो सारे के सारे जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, साथ ही साथ एक दिन एक वीडियो बनाई जाएगी जिस पर यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपके एनटीपीसी में एक टॉपिक है यूनाइटेड नेशन और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हम कर रहे हैं, साथ ही साथ यूएन भी एक बार कवर कर लेंगे, ताकि आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ के आप निश्चिंत रहिए, सारा का सारा जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। एक भी चीज़ छूटेगी नहीं, बस आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस करे आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप जो डेट है उसको भी याद करें, मुख्यालय भी याद करें, और जो आपकी ट्रिक्स बनती हो आप उससे याद करें, क्योंकि जो खुद की ट्रिक्स बनाई जाती हैं वही एग्ज़ाम के अंदर कारगर होती हैं, वही एग्ज़ाम के अंदर याद आती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ऐसे ही आपका जितना भी एनटीपीसी का जीके, जीएस और करंट अफेयर का सिलेबस होगा वो सारा का सारा कवर करवा दिया जाएगा। बचा कोरोना वायरस के क्वेश्चंस, तो कोरोना वायरस के क्वेश्चन डेली टाइप किए जा रहे हैं। जैसे ही ये प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, या फिर एग्जाम से 20 या 25 दिन पहले कोरोना वायरस के जितने क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे के सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो पार्ट वाइज आपके लिए अपलोड किए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से याद कर सकें। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपको याद करने में काफ़ी परेशानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस ज़रूर किया करें। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कंटेंट आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और शायद अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स को जो शेयर करते हैं तो वो शेयर भी आपने स्टार्ट कर दिया होगा। जो फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो वो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो स्टार्ट कर दें, ताकि और भी जो भाई हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, वो भी करंट अफेयर का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि 6 या 7 नंबर का करंट अफेयर का पोर्शन आएगा एग्ज़ाम के अंदर, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो। तो वो 6 के 6 नंबर हैं, वो उनका पूरे के पूरे नंबर आपके उसमें जुड़े मार्क्स में। तो यही हम चाहते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ना होगा। सारी की सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं पढ़ी हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।